हाय बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? तो आज हम आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आ गए हैं, प्लम पुडिंग मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, प्लम पुडिंग मॉडल। आप लोग एक काम करें, कॉपी और पेंसिल उठा लीजिए, अपने अगल बगल के डिस्टर्बेंसेस को बंद कर दीजिए और टीवी देखना बंद कर दीजिए और हेडिंग डाल लीजिए प्लम पुडिंग मॉडल की। अच्छा, प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? ये दिया था जे.जे. थॉमसन साहब ने, और ये एक पहला मॉडल था जो दरअसल एटम के बारे में बात कर रहा था। प्लम पुडिंग मॉडल जे.जे. थॉमसन साहब ने दिया। जे.जे. थॉमसन एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है। तो जे.जे. थॉमसन साहब ने एक प्लम पुडिंग मॉडल दिया। अब वो मॉडल है कैसा, देखो। अब ये बात तो प्रूफ हो चुकी थी कि एक एटम के अंदर प्लस वाले पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं जिनका नाम प्रोटॉन होता है, और एटम के अंदर माइनस चार्ज वाले पार्टिकल भी पाए जाते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले, जिनका नाम इलेक्ट्रॉन होता है। ये तो पुराने जमाने की बातें थी ना, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी इन्हीं साहब ने की थी। वैसे तो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे, लेकिन मोस्टली इन्हीं का नाम दिया जाता है, जे.जे. थॉमसन साहब ने। अच्छा, अभी एक है प्लम पुडिंग मॉडल। इन्होंने बोला, जे.जे. थॉमसन साहब ने, कि जो एटम है वो दरअसल प्लस चार्ज का बना हुआ है ना। ये यानी इन्होंने बोला कि एटम जो है वो दरअसल प्लस चार्ज नहीं, प्लस चार्ज का बना हुआ है। यानी इन्होंने बोला एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो एटम है वो दरअसल पॉजिटिव चार्जेस का बना हुआ है, और इसमें कहीं कहीं जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें धंसे हुए हैं, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। एम्बेडेड मतलब धंसे होना। बस, अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे कि प्लम पुडिंग मॉडल क्या है, तो आपको इससे बेस्ट डेफिनेशन कहीं से नहीं मिलेगी। एकदम बेस्ट डेफिनेशन एक लाइन में बस, कि भाई जो एटम है वो एक स्फीयर है, गोल है, पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके धंसे हुए होते हैं। अब ये समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने खीर देखी हुई है, जो खीर का सारा व्हाइट वाला पोर्शन है, जो दूध, वो जो चावल वगैरह, वो सारे वो क्या है, वो पॉजिटिव के बने हुए। अच्छा, उसके ऊपर जो आपको काजू किशमिश खजूरें वगैरह जो नजर आ रही हैं, वो दरअसल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? फील हुआ प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है। एक और एग्जांपल देके बताएं। जैसे कि आपने तरबूज देखा हुआ, वाटरमेलन का जो रेड वाला पोर्शन है, वो सारा रेड वाला पोर्शन वो किसका बना हुआ, पॉजिटिव का, और उसके अंदर वो जो काले और जो ब्राउन रंग के बीज आपको नजर आ रहे हैं, वो दरअसल क्या है, इलेक्ट्रॉन। यानी इन्होंने बोला कि जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है, और उसके अंदर कहीं कहीं जगह पे आपको क्या नजर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? मिटा दूं, यही था प्लम पुडिंग मॉडल। लेकिन ये गलत है ना, डेफिनेटली गलत है। प्लम पुडिंग मॉडल यही था, मिटा दूं। चलो, अभी हम शुरू करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अच्छा, इसका एक और नाम है वाटरमेलन मॉडल। अच्छा, कई बुक्स के अंदर लिखा होता है कि इन्होंने ये भी बोला था कि एटम्स आर न्यूट्रल। मतलब पता नहीं लिखा है कि नहीं, हुआ कि नहीं ऐसा लिखा, लेकिन बहुत जगह गया। लेकिन मैंने जितनी इसके ऊपर सर्च किया ना, मुझे यही लगता है कि इन्होंने नहीं बोला कि एटम्स आर न्यूट्रल। बहरहाल बोला हो भी सकता है, क्योंकि वैसे इसके पीछे कोई सही में सोर्स है नहीं है। लेकिन चलें, फिलहाल हम शुरू करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो हेडिंग डालेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। धीमे धीमे करके समझते रहो लेक्चर को, एकदम फील आ जाएगी तुमको एंड तक। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, या इसका एक और नाम होता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ज्यादा यही फेमस है, लेकिन कई बुक्स में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी दिया होता है। कई बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है? अभी समझाते हैं आपको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। चलिए, अच्छा, ये जो रदरफोर्ड साहब थे ना, बड़े भाई अमीर आदमी थे, बहुत अमीर आदमी थे। इनकी एक अपनी लैब थी, और उस लैब के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट चालू थे। देखिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स जो अपने अंदर से रेडिएशन या पार्टिकल्स बाहर निकालते हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा, उनका नाम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। अब वो क्या, वो एक पूरी कहानी है, वो फिर किसी दिन बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि इनकी एक कंपनी थी, वो कंपनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे काम कर रही थी। तो इनको बताया गया कि सर, अगर आप प्लम पुडिंग मॉडल को सही माने, जे.जे. थॉमसन की मॉडलिंग को, तो इन्होंने बोला कि हमने ना सर अल्फा पार्टिकल्स क्या, वो समझाना पड़ेगा। पहले देखें अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, फिर बताता हूँ आगे। आप एक काम करें, आप ले लीजिए हीलियम को। तो हीलियम के पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 माइनस वाले चार्ज पार्टिकल्स, और होते हैं 2 प्रोटॉन, यानी प्लस वाले पार्टिकल्स, और 2 न्यूट्रॉन, यानी जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो अगर आप एक काम करो, इसमें से ना ये दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लो, इसको भी और इसको भी। तो अब देखते हैं, अभी ये क्या रह गए, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अभी सिर्फ यही रह गया ना, इसी का नाम होता है अल्फा पार्टिकल। सो व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। सिंपल। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। याद रहेगा, यानी हीलियम एटम को पकड़ना है भाई, उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेना है, तो बाकी जो उसका न्यूक्लियस बचेगा उसी का नाम क्या होता है, अल्फा पार्टिकल। क्लियर है? ढक्कन गिरेगा भाई,
चलो ये क्या अल्फा पार्टिकल, उन्होंने बोला सर अगर रदरफोर्ड अगर वो जे.जे. थॉमसन साहब का प्लम पुडिंग मॉडल सही होता है, देखें प्लम पुडिंग याद है ना आपको किसका बना हुआ था, पॉजिटिव चार्जेस का। इन्होंने बोला कि एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हैं या एटम पॉजिटिव चार्जेस का ही बना हुआ है। अभी सोच के बताना। अब आपको पता है कि हीलियम के पास है 2 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं ना, तो हीलियम के ऊपर ये जो अल्फा पार्टिकल है इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, 2+, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर 2+ या +2 चार्ज होता है। अब देखना अगर प्यारे बच्चों मैं अल्फा पार्टिकल पकड़ूं और पड़क करके इस पे मारूं, अब क्या होगा, अब अल्फा पार्टिकल जा रहा, अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या अल्फा पार्टिकल इसको क्रॉस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, सोच के बताएं। अरे नहीं, लड़के वापस आ जाएगा, है ना, पॉजिटिव को रिपल्शन क्रिएट करेगा। लेकिन उनकी टीम ने उनको रिपोर्ट किया कि साहब जब हम अल्फा पार्टिकल पकड़ के इस पे मारते हैं तो वो लड़के वापस नहीं आता, बल्कि इसको क्रॉस करके अंदर से गुजर के सामने निकल जाता है। हाँ, और यहीं से फेलियर होता है किसका, प्लम पुडिंग मॉडल का, और जन्म होता है किसका, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। समझे बात को, समझे। अल्फा पार्टिकल मारोगे भाई, अगर ये पॉजिटिव चार्ज का बना होता तो पॉजिटिव चार्ज यानी जो अल्फा पार्टिकल था पॉजिटिव चार्ज वाला, उसको चाहिए था कि वो टकराकर वापस आ जाता, लेकिन भाई साहब वो तो टकराकर अंदर से ही सीधा निकल गया। तो इसका मतलब इस मॉडल में कुछ ना कुछ कमियां हैं, इस मॉडल में प्लम पुडिंग मॉडल में कुछ ना कुछ कमियां हैं। मिटाया जाए। चलो, तो रदरफोर्ड साहब ने अल्फा पार्टिकल्स को यूज करके एकदम खूब ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स भी किए। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या क्या किया, पहले जरा बात करते हैं। रदरफोर्ड साहब ने ये एक्चुअल में पता लगाना चाहा, मतलब उन्होंने पता लगाना चाहा कि हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस जो पार्टिकल होते हैं कुड को एग्जिस्ट इन एन एटम, कि वो एक एटम में दोनों पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज वाले भी और नेगेटिव चार्ज वाले भी इकट्ठे किस तरह से रह सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने एक मॉडल डिजाइन किया। उन्होंने एक काम किया, उन्होंने पहले लिया गोल्ड फॉइल, सोने की फॉइल, गोल्ड फॉइल, सोने का वर्क, गोल्ड फॉइल। अब ये गोल्ड फॉइल सोने का ही क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो मैलिएबल मेटल है वो सोना ही है, गोल्ड। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, देखें हथौड़े मार के मेटल को बारीक कर देना। अगर आप 1 ग्राम सोना ले लो, 1 ग्राम, बहुत थोड़ा सोना, 1 ग्राम सोना, इतना सा सोना ले लो, इतना सा, और आप इसको हथौड़े मार के बारीक करते रहो, फिर ये थोड़ी डक्टिलिटी भी शो करता है। यानी डक्टिलिटी मतलब होता है मेटल को हथौड़े मार के उसकी लंबी तार बना लेना। तो आप इस 1 ग्राम सोने से 1 किलोमीटर लंबी तार को बना सकते हो। वही बाबा रे यानी 1 ग्राम सोने से 1 किलोमीटर लंबी वायर, है ना। यानी इसका मतलब ये इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैलिएबिलिटी यानी हथौड़े मार के शीटें बनाना और डक्टिलिटी यानी तारे बना लेना सबसे ज्यादा किसकी प्रॉपर्टी है, सोने की। तो इसीलिए ना इन्होंने ना सोने को पकड़ा, हथौड़े मार के बहुत बारीक कर दिया। कितना बारीक कर दिया, 0.00004 सेंटीमीटर, बेहद बारीक कर दिया। क्लियर है। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने इसके अगल बगल में एक पूरी जिंक सल्फाइड की जो है शीट लगा दी। ये थोड़ी गंदी बन गई, दोबारा बनाते हैं। इन्होंने इसके अगल बगल में जिंक सल्फाइड की शीट लगाई, ये कुछ इस तरह करके, ये इस तरह करके कुछ जिंक सल्फाइड की शीट लगाई। इसके अलावा इन्होंने किया क्या, यहां पर इन्होंने एक डब्बा लिया और इस डब्बे के अंदर इन्होंने रख दिया रेडियम या फिर प्लोनियम। और रेडियम, देखें रेडियम और प्लोनियम का जो सैंपल होता है ना, वो अपने अंदर से पता क्या निकालता है, वो अपने अंदर से खतरनाक अल्फा पार्टिकल्स को बाहर निकालता है। अब ये होगा क्या, उन्होंने ना इस डब्बे में सुराख कर दिया, मैं यहाँ पे आपको शो भी करवा दूंगा। उन्होंने इस डब्बे में सुराख किया तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकले, यहाँ से अल्फा पार्टिकल की एक बीम निकली और वो सीधी जाकर टकराई इस जिंक सल्फाइड प्लेट पे। और ये जिंक सल्फाइड की प्लेट पे जब भी कोई चीज टकराती है ना तो प्यारी सी पुचुक सी चमक पैदा करती है। तो ये देखो, अरे वाह, सुंदर सुंदर चमक पैदा हुई। अभी क्या हुआ, फिर से अल्फा पार्टिकल निकले जाके सामने ठाकर के टकराए, फिर से निकले और जाके ठाकर के टकराए। यानी ज्यादातर पार्टिकल तो सीधे ही जाकर टकरा रहे हैं। अच्छा, अभी देखना एक और अल्फा पार्टिकल गया और वो टकरा कर यहां पर आके लगा, है ना। यानी क्या शो की, लार्ज डिफ्लेक्शन। अच्छा जी, और एक और गया और वो जाके थोड़ा सा ऊपर टकरा गया। ये क्या थी, थोड़ी स्मॉल डिफ्लेक्शन थी, है ना। अच्छा जी, और क्या हुआ, एक और गया और वो टकराकर सीधा ही वापस आ गया, यानी ऑलमोस्ट रिपेल्ड बैक। समझे बात को। देखें
देखें देखें, जैसे ये देखें यहाँ पर क्या रखी, गोल्ड की फॉइल, सोने का वर्क, और उसके अगल बगल, इस कमरे के अगल बगल क्या रखा हुआ उन्होंने, जिंक सल्फाइड की प्लेट। और अब उन्होंने क्या, किसको, अल्फा पार्टिकल्स को फेंका, ठा ठा ठा, अल्फा पार्टिकल्स को फेंका, सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकली जा रहे, सीधे निकली जा रहे, सीधे निकली जा रहे। एक टकरा के इधर निकल गया, एक टकरा के इधर निकल गया, एक टकरा के इधर आया, और एक टकरा के मुझे आकर लग गया, रिपेल्ड बैक। यानी इसका मतलब ये ज्यादातर अल्फा पार्टिकल किधर निकले हैं, सीधे, बिल्कुल सीधे निकल गए। अच्छा, अब आप अगर आप चाह रहे हैं मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं तो दिखा देता हूं। ये जो गोल्ड फॉइल है ना, इसको जरा बड़ा करके दिखाते हैं ऐसे। तो आपको पता है गोल्ड फॉइल यानी सोना किसका बना होगा भाई, एटम्स का बना होगा, है ना। ये देखिए, ये किसके एटम्स हैं, ये दरअसल सोने के एटम्स हैं। ये लीजिए, ये मैंने कुछ सोने के एटम्स बनाए हैं, और यहां पर भी एक सोने का एटम। अच्छा जी, अब मैं एक काम करता हूँ, इन पे अल्फा पार्टिकल्स फेंकता हूँ। ये देखना, ये वाला गया 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 सीधा जाके निकल गया, और ये वाला भी गया 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 सीधा ही निकल। हाँ चिची, ये तो टकरा रहा था, अभी नहीं टकराना है भाई साहब, अभी नहीं टकराना, थोड़ा वेट कर लो। अच्छा, ये वाला भी गया 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 सीधा निकल गया, ये वाला भी गया 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 सीधा निकल गया, ये वाला भी गया गया सीधा निकल गया, ये वाला भी 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 सीधा निकल गया, ये वाला गया ऊपर निकल गया, स्मॉल डिफ्लेक्शन शो की। अच्छा, ये वाला गया एकदम यहाँ पे, लार्ज डिफ्लेक्शन शो की। ये वाला रिपेल्ड बैक, टकराकर वापस आ जाना, रिपेल्ड बैक। अच्छा जी, ये क्या है, ये क्या शो कर रहा, लार्ज डिफ्लेक्शन। अच्छा जी, ये क्या शो कर रहा है, स्मॉल डिफ्लेक्शन। अच्छा, ये क्या है, ये क्या है, ये है गोल्ड के एटम्स, गोल्ड एटम्स। क्लियर है। और इसी एक्सपेरिमेंट का नाम क्या पड़ता है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इससे वो दरअसल ये अंदाजा लगाना चाह रहे थे, या ये पता लगाना चाह रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज वाला और नेगेटिव चार्ज वाला एक एटम के अंदर किस तरह से इकट्ठे रहते हैं। क्लियर है। अभी फिलहाल हमने एक्सपेरिमेंट समझ आ गया क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल फेंके, ज्यादातर तो अल्फा पार्टिकल सीधे ही निकल गए, कुछ ही टकराकर वापस आए हैं। चलो मिटा दूं, मिटा दूं, ओके हो गया, मिटा देता हूं। चलो एक, चल मिटा देते हैं। हो अच्छा जी, अब क्या होगा, अब इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए हैं। ऑब्जर्वेशन तो अभी आपने भी की है ना कुछ तो अभी समझे ही ना। ऑब्जर्वेशन देखें, इन्होंने ऑब्जर्वेशंस की, तो हेडिंग डालेंगे ऑब्जर्वेशंस की। अब डेफिनेटली आपको ये बात भी पता है, ये मॉडल भी कहीं ना कहीं फेल्ड कर जाएगा, तभी तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल आएगा, एकदम बेस्ट लेक्चर आने वाला, डोंट वरी। बोहर्स एटॉमिक मॉडल आएगा, फिर वो भी कहीं ना कहीं डिफेक्ट शो करेगा, कहीं ना कहीं तो वो भी फेल्ड हो जाएगा। फिलहाल इन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या की, इन्होंने देखा ऑलमोस्ट all the particles passed through the foil undeflected। एक्चुअल में ना ये जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना, ये वाले, ये अल्फा पार्टिकल्स, इनके अंदर पेनिट्रेटिंग एबिलिटी होती है। सबसे ज्यादा वैसे गामा रेज में होती है, लेकिन इनके अंदर भी होती है। कई बच्चों को ये बातें ऊपर ही जा रही हैं, चलो कोई बात नहीं। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे, याद है ना, सीधे टकराकर बिल्कुल सीधे निकल गए थे, सामने जाकर लगे थे, याद है ना। ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। तकरीबन 99.9%, तकरीबन सारे अल्फा पार्टिकल टकराए सीधे निकले। आउट ऑफ 20,000 इन्होंने 20,000 अल्फा पार्टिकल मारे, 20,000 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स ओनली फ्यू वर डिफ्लेक्टेड। कुछ ही डिफ्लेक्ट हुए थे, याद है ना आपको, फ्यू वर डिफ्लेक्टेड, कुछ ही डिफ्लेक्ट हुए थे, है ना। और वेरी फ्यू रिपेल्ड बैक या बाउंस बैक, वेरी फ्यू रिपेल्ड बैक, याद रहेगा। यानी इन्होंने 20,000 अल्फा पार्टिकल फेंके, उनमें से एक दो इधर निकल गए, एक दो इधर निकल गए, है ना, एक या दो ही पीछे है, बाकी सारे के सारे किधर निकल गए, सामने गए। और ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। अब ये इन्होंने ऑब्जर्व किया, अब जारी बात इन्होंने ऑब्जर्व किया तो कुछ ना कुछ कंक्लूजन यानी नतीजा भी निकाला होगा। चलो देखते हैं क्या नतीजा निकालता है। मिटा दूं चलो। अच्छा, इसके अलावा इसको बोला जाता है प्लैनेटरी मॉडल। अब वो क्यों, मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए, इन्होंने जो पहला पॉइंट बनाया, उन्होंने बोला साहब, जो जे थॉमसन साहब कह रहे थे वो बात गलत है। जे थॉमसन साहब क्या कह रहे थे, याद है ना आपको, कि जो पूरा एटम है वो पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं पे जाके चिपके हुए। इन्होंने बोला नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। इन्होंने जो नंबर 1 पॉइंट बनाया, इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस।
समझो बात को। इन्होंने पहली दफा न्यूक्लियस का वर्ड यूज किया, अभी हम समझाते हैं, इन्होंने बोला कि जो एटम का न्यूक्लियस है वो सेंटर के अंदर पड़ा हुआ और इलेक्ट्रॉन इसके अगल बगल गोल गोल घूम रहा। ये रहा इलेक्ट्रॉन इसके अगल बगल गोल गोल ऐसे घूम रहा, इलेक्ट्रॉन इसके अगल बगल गोल गोल घूम रहा। इलेक्ट्रॉन, इनका ये पहला पॉइंट है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्फिनिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यही पॉइंट की वजह से इनका जो मॉडल आगे जाके फेल भी हो जाएगा अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छा, ये नहीं पहला पॉइंट इन्होंने ये बोला। इन्होंने बोला साहब ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं जैसा वो बोल रहे थे, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स तो रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी न्यूक्लियस के अगल बगल घूम रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा आगे इन्होंने बोला कि चूंकि कुछ ही पार्टिकल्स जो थे डिफ्लेक्ट हुए, सिंस फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, यानी कुछ ही पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट हुए थे ना, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो सीधे ही निकल गए थे, है ना। सिंस अ फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, इट प्रूव्ड दैट, ये साबित करता है, क्या साबित करता है, इट प्रूव्ड दैट मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम occupied by an atom is empty। अभी समझाते हैं इसका, धीमे धीमे मतलब समझाते हैं, डोंट वरी। occupied by an atom is empty। अच्छा, हेडिंग डाल लेनी थी कंक्लूजन की हेडिंग डाल लो भाई इसके ऊपर, empty। यानी इन्होंने प्रूफ कर दिया कि एटम का ज्यादातर हिस्सा तो खाली है भाई, एटम तो पूरा खोखला निकला। empty मतलब क्या था, खोखला, खाली, होलो, यानी एटम तो इसका मतलब खोखला निकला, है ना। हम तो समझ रहे थे एटम बड़ा ताकतवर होगा पर एटम तो खोखला निकला है ना। अच्छा, ये इन्होंने बोला। अब सेकंड पॉइंट, अच्छा अब आपको पता है लेकिन कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट भी तो हुए थे ना सेंटर में जो भी चीज टकरा रही थी तो वो डिफ्लेक्ट होके या तो इधर निकल रही थी या इधर निकल रही थी या टकरा के वापस आ रही थी। तो इन्होंने बोला देयर इज समथिंग इन द सेंटर। हाँ, इन्होंने बोला सेंटर के अंदर कोई चीज है, कोई बला है सेंटर में, देयर इज समथिंग इन द सेंटर। इन्होंने बोला सेंटर के अंदर कोई चीज है। अच्छा, ये किसकी बनी होगी, इन्होंने बोला जो सेंटर के अंदर चीज है वो बनी हुई है पॉजिटिव चार्ज की, यानी प्रोटॉन की, विच इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और इसको प्यारे बच्चों इन्होंने नाम क्या दे दिया बाद में, अगर आपको याद हो, इसी को नाम दे दिया न्यूक्लियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एक बोर्ड के अंदर बड़ा फेमस एमसीक्यूज आता है कि पहली दफा जो न्यूक्लियस का नाम लिया था वो किस साहब ने लिया था, तो वो साहब लिया था रदरफोर्ड साहब ने ही पहली दफा एटम के सेंटर के अंदर जो प्लस चार्जेस होते हैं उनका नाम क्या रख दिया गया, न्यूक्लियस रख दिया गया। ठीक है, चलो। यानी अभी तक इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक जगह पर रुका नहीं, उसके अगल बगल गोल गोल घूम रहा। फिर उन्होंने बताया कि चूंकि सारे अल्फा पार्टिकल मोस्टली सीधे गुजर गए थे तो ज्यादातर एटम तो फिर खाली हुआ। अच्छा, फिर उन्होंने बताया कि एटम के सेंटर में कोई चीज है जो किसका बना हुआ है, पॉजिटिव चार्जेस का, जिनको बाद में इन्होंने नाम क्या दे दिया, न्यूक्लियस दे दिया। और इन्होंने कंक्लूड किया ओनली अ फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड। उन्होंने बोला चूंकि थोड़े से पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे, थोड़े से पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, इट प्रूव्स दैट, ये साबित करता है, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। अभी हम समझाते हैं इसका मतलब क्या है। न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू दी साइज या टू दी वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम, जो भी आपने लिखना चाहो। अगर इस पूरे वर्ड को नहीं लिखना तो आप इसकी जगह पे साइज लिख सकते हो, साइज ऑफ एटम एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। अब देखें, अब एटम का साइज कितना, एटम का साइज होता है 10 की पावर -10 मीटर। अच्छा, न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, 10 की पावर -15 मीटर। मतलब समझे, इसका मतलब पता क्या है, देखिए कितना फर्क आया, 5 का फर्क आया ना। इसका मतलब यह है कि जो न्यूक्लियस है वो एक एटम से 1 लाख गुना छोटा है। याद देगा, एक न्यूक्लियस एक एटम से 1 लाख गुना छोटा है, या फिर एक एटम एक न्यूक्लियस से 1 लाख गुना बड़ा है। अगर नहीं समझ आ रही, एक और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे अगर फर्ज कर लीजिए अभी मैं इस कमरे में दाखिल हुआ, अब ये फर्ज करो ये कमरा जो है ये एटम है, फर्ज करो ये कमरा एटम है, तो मेरी जेब में एक सुई है, हाँ ये वही सुई है जिससे मामा कपड़े सीती हैं, तो मैंने वो सुई निकाली। अब ये जो सुई है, ये सुई नहीं, इस सुई की जो टिप है वो किसी एटम का न्यूक्लियस है, और ये पूरा कमरा क्या है, एटम। अभी थोड़ा फील हुआ एटम क्या होता है, हाँ? देखो यहाँ एक और इन्होंने बोला एक क्रिकेट बॉल ले लो, ये इनको ओरिजिनल नोट्स में, एक टेनिस बॉल या क्रिकेट बॉल ले लो, ये देखें ये एक बॉल है मेरे पास, ये बॉल। अब आप ये बॉल एक बड़ी सी ग्राउंड में, ये बहुत बड़ी ग्राउंड है, बहुत बड़ी पार्क में, ग्राउंड में
अच्छा जी, अब ये जो बड़ी ग्राउंड है कितनी बड़ी है ये देखना। अगर आप बोल के इस तरफ दौड़ते रहो तो 5 किलोमीटर का फासला बने। अच्छा, अब आप बोल के इस तरफ दौड़ते रहो तब भी 5 किलोमीटर का फासला बने। इस तरफ दौड़ते रहो 5 किलोमीटर का फासला बने, और इस तरफ भी दौड़ते रहो 5 किलोमीटर का फासला बने। तो इन्होंने बोला ये जो जगह है ये सारा क्या है, एटम, और ये जो सेंटर के अंदर है ये क्या है, न्यूक्लियस। हाँ सर, ये नाम तो फील हो रहा है, यानी न्यूक्लियस अब फील हो रहा है ना। समझो, देखो अगर फर्ज कर लीजिए अभी मेरे हाथ में एक बॉल है और मेरे इस तरफ भी 5 किलोमीटर, इस तरफ भी 5 किलोमीटर, इस तरफ भी 5 किलोमीटर और पीछे की तरफ भी 5 किलोमीटर। तो अभी ये जो बॉल है ये दरअसल न्यूक्लियस है, और ये जो सारी जगह है ये क्या है, एटम। यानी न्यूक्लियस बहुत 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 छोटा है। न्यूक्लियस बहुत बहुत छोटा है। मिटाया रहे। अच्छा जी, अरे वाह, समझ आ रहा है अभी तक तुमको समझ आ रहा होगा ना। अच्छा जी, अच्छा एक और पॉइंट इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बोला कि न्यूक्लियस जो होता है, अब न्यूक्लियस समझ तो आ गया, साइज में छोटा है। इन्होंने बोला न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड। न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड। 5 वाला पॉइंट, न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही डेंस है, इज वेरी डेंस एंड हार्ड। अच्छा, इन्होंने जो प्लैनेटरी मॉडल दिया वो कैसे दिया, अब मैं तो उसके बारे में बात करूं कि जो प्लैनेटरी मॉडल इनका कहा जाता है वो क्यों है प्लैनेटरी मॉडल। कि दरअसल ना इन्होंने एटम को कंपेयर करना शुरू कर दिया प्लैनेट से। देखिए हमको ये बात पता है कि ये क्या है, सन, सूरज। ये क्या है, सन, सूरज। अच्छा, और ये क्या है, जमीन, अर्थ। और सर ये तो गलत बात है, कई बच्चे सोचे सर गलत बात है, आपने हमारी पुचुक सी जमीन बना दी, इतनी छोटी जमीन बना दी है ना। अरे ऐसा क्यों है, अरे बिल्कुल सही बनाई है, देखना। अब ये क्या है, ये आपकी ज़मीन है, और ज़मीन अगल बगल सूरज के घूम रही है ना, अगल बगल सूरज के घूम रही है। अब मैंने ज़मीन छोटी क्यों बनाई है, क्योंकि आपको पता है जो आपकी जो ज़मीन है वो बहुत छोटी है। हमारी ज़मीन जहाँ पे मैं तुम सब रह रहे हैं, तो ज़मीन चाची बहुत छोटी है सूरज चचा बहुत बड़े हैं सूरज चचा कितने बड़े हैं, सूरज चचा बड़े हैं 13 लाख गुना ज़्यादा बड़ा। हो सकता है आने वाली कैलकुलेशंस के अंदर इससे भी ज़्यादा चेंज आ रहा है, लेकिन फिलहाल तो ये बता रही हैं। बूढ़ा लिख दिया गलती से बड़ा लिखना था। चलो, यानी जो आपका सूरज है वो आपकी ज़मीन से 13 लाख गुना ज़्यादा बड़ा। क्लियर है? अभी देखें, जैसे आपको ये बात पता है कि जो आपकी ज़मीन है वो सूरज के अगल बगल ऐसे गोल गोल घूम रही, तो इन्होंने बोला कि जिस तरह हमारी ज़मीन सूरज के अगल बगल गोल घूम रही, इसी तरह एटम के सेंटर में जो पॉजिटिव होता है और उसके अगल बगल कौन घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन। और इन्होंने किसको कंपेयर कर दिया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कंपेयर किया, किससे, अर्थ और सन से। सो दैट इज वाई दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम। याद रहेगा, मिटा दूं, चल मिटा देते हैं। चलिए एक लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं, और फिर उसके बाद देखें, मैं इसका फेलियर नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पहले ही लेक्चर दे चुका हूँ, काफ़ी देर पहले ही, तो वो आप वैसे ही देख लेना जाके, या नहीं देखना तो फिर अपनी किताब में पढ़ लेना। चलिए अब लास्ट वाला पॉइंट ये है, 6 वाला पॉइंट। इन्होंने बोला जो फेमस पॉइंट है, ऑल अदर पार्टिकल्स, ऑल अदर, उन्होंने बोला इस दुनिया में बाकी जितने भी पार्टिकल्स बचेंगे एटम के अंदर, ऑल अदर पार्टिकल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने बोला सारे पार्टिकल्स को मास सवाई इलेक्ट्रॉन्स के, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देना, इलेक्ट्रॉन्स को भूल जाना है, फाउंड इन द न्यूक्लियस। और जो भी चीज़ आपको न्यूक्लियस के अंदर मिलेगी, हाँ अरे तुम समझ रहे हो बात को, ये कितनी दूर की चीज़ देख रहे थे, फाउंड इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियॉन्स, व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देना है, बाकी जो भी तुमको न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा उसका नाम क्या रख देना है, न्यूक्लियॉन्स। अभी तुम समझे ये कितना दूर की सोच रहे थे। अरे तुम अगर गौर से देखो तो अभी तक इन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि हो सकता है कि एटम के न्यूक्लियस में और भी खूब ढेर सारी चीज़ें मिले, यानी प्रोटॉन्स के अलावा भी, और ये सच भी थे। 1932 में चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर भी कर दिया। अभी तो फिलहाल हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से बहुत दूर की बातें हैं, अभी तो बहुत पहले की बातें चल रही हैं, अभी तो हम ये बातें कर रहे हैं, अभी तो किसी को पता ही नहीं है। अभी तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पता चला है, और एटम्स के तरह तरह के मॉडल्स के बारे में पता चल रहा। अभी तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बहुत आगे है। क्लियर है प्यारे बच्चों, फील हुआ आज का लेक्चर है, बढ़िया से समझ आया है। चलिए आप लोग प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए और अपना बहुत ख्याल रखें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।